नमस्कार, आदाब। फोर्थ व्यू के दर्शकों के लिए आज की हलचल। जैसा कि समाचारों में हम सुन रहे हैं, गूगल द्वारा भारत में एक बहुत बड़े निवेश का प्रस्ताव किया गया है और सरकार का कहना है कि इस निवेश को किसानों का डाटा और भारत को डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है। कहीं से भी निवेश आना देश के विकास के लिए बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ संशय भी खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज प्राकृतिक संसाधनों के अलावा अगर किसी देश के लिए, विशेषकर जो हमारे विरोधी देश हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण संपत्ति है तो वो उस देश का डेटा है, उस देश की जानकारी है। तो क्या सरकार ने वो सारे कदम उठा लिए होंगे हमारे सब डेटा और हमारे सब संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, विशेषकर जब हम किसानों की बात करते हैं तो हम भारतवासी या हम दक्षिण एशिया के लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपनी जमीनें नहीं छोड़ सकते। नेहरू जी ने शुरुआत में एक बार कोशिश की थी कि खेती को सहकारी बना दिया जाए। तब किसानों के नेता होते थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा परिवार है, एक ऐसा समाज है हमारा, जहाँ दो भाई भी आपस में उतने आराम से नहीं रह पाते, सिर्फ ये सोच के कि दूसरे वाली बहू ने 2 कप चाय पी ली है और हमने 1 कप पी है। तो ऐसे में सहकारी परियोजनाओं में और सहकारी संस्थानों के हिसाब से खेती करना प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए जमींदारा प्रथा खत्म कर दी गई और छोटे काश्तकारों को उनकी जमीनें 20 गुना लगान पर उनको ही जोतने के लिए दे दी गई। तो क्या गूगल का निवेश और गूगल के निवेश से किसानों का डेटा आने वाले समय में हमारे किसानों को बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? और इसी के संदर्भ में जो दूसरा संशय उठता है वो ये कि क्या हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका द्वारा शुरू की गई चाइना के विरुद्ध ट्रेड वार, हम उसका हिस्सा तो नहीं होते जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि अगर गूगल का निवेश आएगा तो हम चाइना का निवेश वापस कर देंगे और अपने सारे अंडे, जैसा कि देशी भाषा में कहा जाता है, कि एक ही टोकरी में रखकर बैठ जाएंगे। दूसरा समाचार ईरान से है। ये भी सार्वजनिक है कि चीन और ईरान ने 400 अरब डॉलर का एक 25 साल लंबा समझौता किया है और उस समझौते में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चाबहार से जरगान तक बनाने की करीब 650-700 किलोमीटर लंबी जो रेल सेवा की परियोजना थी, उसमें से भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। ये आर्थिक नुकसान तो है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये हमारे लिए सामरिक नुकसान भी हो सकता है? हमें याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान के साथ मिलकर ज्यादातर मुस्लिम देश कश्मीर के मामले में हमारे विरुद्ध आवाज उठाते थे या यूएनओ में जाते थे, तो एक ईरान ही ऐसा था जो हमारा साथ देता था। और 1993 में हमारे विरुद्ध ह्यूमन राइट कमीशन में जब प्रस्ताव लगभग पास होने वाला था, लगभग प्रतिबंध लगने वाले थे, तो केवल ईरान के कारण ही वो नहीं लग सके। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम धीरे धीरे अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं या स्वयं ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं? ईरान से ही संबंधित दूसरा समाचार है जो फॉक्स न्यूज ने इसको ब्रेक किया है। उसके अनुसार ईरान के एटॉमिक पावर पर इसी हफ्ते में ये चौथा हमला हुआ है, कल रात। हालांकि इस हमले में किसी जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन फॉक्स टीवी के अनुसार ही ईरान ने भी यूक्रेन का एक जेट मार गिराया है। क्या ये आने वाले किसी भयावह युद्ध की
यह किसी हलचल की संकेत हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन इजराइल और अमेरिका के पक्ष में है। रूस के किनारे पर, रूस की सीमा पर खड़ा हुआ एक देश जो अपने आप को यूरोप का हिस्सा मानता है और कहा जाता है कि वो अमेरिकन खेमे की तरफ और ट्रंप की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हमें इस हलचल पर भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर यूक्रेन या इजराइल के विरुद्ध ईरान कोई आवाज़ उठाता है तो भविष्य में ऐसा तो नहीं होने वाला कि किसी विपरीत परिस्थिति में हमारा पुराना दोस्त हमारे ही विरुद्ध हो जाए। चौथा समाचार अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में वहाँ की खुफिया एजेंसी एनएसडी का मुख्यालय है। कल उस मुख्यालय में एक बारूद से भरा हुआ ट्रक घुसा, वैगन, बड़ी सी कार, और उसने विस्फोट से पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही गिरा दिया। 3 मंजिला बिल्डिंग थी। कुछ लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बारे में अभी नहीं बताया जा रहा है। हमलावर विस्फोट करने के साथ साथ वहां गोलियां भी चला रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अगर यही घटना कुछ समय पहले होती तो इसे आतंकवादी घटना कहा जा सकता था और आतंकवादी घटना कहकर ही प्रचारित किया जाता। लेकिन पूरे विश्व मीडिया में अमेरिका सहित किसी भी देश ने इसको आतंकवादी घटना नहीं कहा है, इसको तालिबान द्वारा किया गया हमला कहा है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तो अशरफ गनी, जिसको हम अपना खास हमदर्द समझते रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए हमने बहुत काम किए हैं, वहाँ की सेना को स्थापित करने के लिए, वहाँ की पुलिस को बनाने के लिए, वहाँ की एजेंसीज को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने तन मन धन से उनका साथ दिया है। उसमें से किसी ने भी, ना अशरफ गनी ने ना अब्दुल्ला ने हमारे पक्ष में या चीन के विरोध में कोई आवाज उठाई। तो क्या ये माना जा सकता है कि खुद अशरफ गनी सरकार ने ऐसा होने दिया होगा कि जो उनकी वर्तमान एजेंसी है उसको एक बार खत्म करके, उसका डेटा खत्म करके, उसके सारे रिकॉर्ड्स खत्म करके फिर से दोबारा से शुरू किया जाए? बहुत सी संदेह, बहुत से संशय हमारे सामने आते हैं। हमें सोचना चाहिए और अपने आप को एक खुले दिमाग से देखकर, दूरदृष्टिता से भारत के हितों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम आपको एक दिशा देते हैं सोचने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप खुद भी इस परिस्थितियों को और इन दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए पढ़ें, इल्म हासिल करें। खुदा हाफिज।